ओके स्टूडेंट, इसमें मैंने आपके साथ फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसीज और एक फिग्लू टेस्ट होता है, उसकी क्या पर्पज़ है वो तो आपको बताना है। उससे पहले जो इसका वन कार्बन मेटाबॉलिज्म पड़ा है उसके हवाले से कोई फ्लो चार्ट्स हैं तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। आपको पता है हमारी डाइट से हमारे पास क्या आता है, फॉलिक एसिड आता है, फोलेट आता है, ठीक है। इसने अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाईहाइड्रो रिडक्टेज, ठीक है। ये डाईहाइड्रो फोलेट या फॉलिक एसिड बन जाता है। अगेन ये रिड्यूस होता है, इस पर 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं और ये टेट्राहाइड्रोफोलेट या टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड जो है हमारे पास बन जाता है। देन ये जो टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड है ये डिफरेंट चीज़ों की बॉडी के अंदर सिंथेसिस करता है। किस तरह से करता है? प्यूरिन सिंथेसिस भी करता है। देन हमारे पास ये डीएनए सिंथेसिस यानी थायमिन मोनोफॉस्फेट सिंथेसिस भी करता है और मेथियोनीन का जो पाथवे था होमोसिस्टीन से उसको भी ड्राइव करता है, ठीक है। डिफरेंट इंटरमीडिएट्स की फॉर्म में डिफरेंट कार्बन्स को एक्सेप्ट करके, ठीक है बच्चों। ये हमने जो एक्सेप्टर्स हैं ये पढ़ लिए थे, लेकिन ये अच्छे फ्लो चार्ट्स हैं, सो दैट्स मैं उनके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ओके, आपको पता है हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट है, ठीक है। जब ये मिथाइल ग्रुप लेता है N510 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है तो हमारे पास ये अगेन जो है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होकर मिथाइल ग्रुप अपना किसको डोनेट कर सकता है? होमोसिस्टीन को। वो मेथियोनीन में सैम में एन अमीनो एसिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अगेन टेट्राहाइड्रोफोलेट हमारे पास रीयूटिलाइज होगा सेम एज यही 510 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट हमारे पास जो है डम को DTMP में कन्वर्ट कर सकता है बाय कंट्रीब्यूटिंग इट्स मिथाइलिन ग्रुप और दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाईहाइड्रोफोलेट में, जो अगेन रिड्यूस होकर टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये टेट्राहाइड्रोफोलेट थ्रू दिस इंटरमीडिएट मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट ईदर तो ये होमोसिस्टीन को मेथियोनीन में भी कन्वर्ट कर सकता है या फिर डीएनए सिंथेसिस के पाथवे को भी साथ साथ लेके चल सकता है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ मेटाबॉलिज्म है। सेम यहाँ पे इन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया हुआ है कि हमारे पास सीरीन, ग्लाइसिन, कोलिन अपना मिथाइल ग्रुप दे सकते हैं टेट्राहाइड्रोफोलेट को। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में। देन मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट अगर रिड्यूस होता है मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट में तो मेथियोनीन वाला पाथवे चलेगा, ठीक है। अगर ये मेथानिल टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है तो, और अगर फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बन जाता है बच्चों तो ये प्यूरिन की सिंथेसिस कराएगा सेम एज अगर हमारे पास ये डाईहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में वापस आ रहा है तो ये हमारे पास कौन सा पाथवे होगा? डीएनए सिंथेसिस वाला, डम को DTMP में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे पास इसका क्या है? कार्बन मेटाबॉलिज्म है डिफरेंट फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में। अगर आपको ये चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये दे दूंगी। बाकी हमारे पास डेफिशिएंसी की बात आ जाती है तो डेफिशिएंसी इसकी तब हो सकती है अगर हम डाइट में जो है वो फोलेट नहीं ले रहे, क्योंकि हमारी बॉडी में फोलेट सिंथेसाइज नहीं होता, ना ही स्टोर होता है, ठीक है। हम इसको डाइट में लेते हैं या इंटेस्टाइनल फ्लोरा इसको सिंथेसाइज करते हैं, इसकी नीड प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, उस टाइम डेफिशिएंसी क्रिएट हो सकती है बॉडी में। या इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही अच्छी तरह, वहाँ पे कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी डेफिशिएंसी हो सकती है। डेफिशिएंसी में मेजर चीज़ बच्चों डीएनए सिंथेसिस रुक जाएगी, क्योंकि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट डम को DTMP में थायमिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ये थायमिन मोनोफॉस्फेट एक मेजर न्यूक्लियोटाइड है डीएनए का, ठीक है। सो डीएनए सिंथेसिस जब नहीं होगी तो न्यूक्लियस मैच्योर नहीं होगा, साइटोप्लाज्म की रेशियो एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस बढ़ जाएगी, सेल साइज इंक्रीज हो जाएगा। जब इमेच्योर न्यूक्लियस वाले आरबीसीज हमारे ब्लड में आना शुरू हो जाएंगे। आपको पता है ब्लड में जो आरबीसी होता है मेच्योर आरबीसी, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अगर इसके अंदर न्यूक्लियस होगा तो स्प्लीन जो है इन सेल्स को, आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। जब इन आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करेगा तो बॉडी के अंदर अनीमिया डेवलप हो जाएगा और सेल्स की शेप क्या होगी? मेगैलोब्लास्टिक, क्योंकि हमने बात की सेल साइज इंक्रीज हो चुका होगा। उसके अलावा फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉज कर सकती है, इसीलिए जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको फॉलिक एसिड जो है सजेस्ट किया जाती है फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स सो एज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। उसके बाद हमारे पास एक टेस्ट आ जाता है जिसे हम फिग्लू टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता इसकी परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। बहरहाल हमारी बॉडी में जो डाइट्री एल हिस्टडीन होता है नॉर्मली वो कन्वर्ट हो जाता है फिग्लू में, ठीक है। व्हाट इज फिग्लू? फॉर्मिमिनो ग्लूटामिक एसिड। देन ये जो फॉर्मिमिनो ग्लूटामिक एसिड या फिग्लू है हमारी बॉडी में पड़े मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ रिएक्ट करके बॉडी से रिमूव हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ना हो तो ये फिग्लू मेटाबोलाइज नहीं होगा। जब ये मेटाबोलाइज नहीं होगा ये यूरिन में एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। सो अगर यूरिन टेस्ट करा रहे हैं और यूरिन के अंदर फिग्लू आ रहा है, इसका मतलब है फिग्लू या फॉर्मिमिनो ग्लूटामिक एसिड व्हाटएवर इट इज ये बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं हो रहा। इसने मेटाबोलाइज किसके साथ मिलकर होना था? मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ। तो जब ये मेटाबोलाइज नहीं हो रहा इसका मतलब है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी है। सो इस टेस्ट के थ्रू हम मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट की डेफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। बच्चों एक बात, हमारे पास B12 या B9 दोनों की जो
डेफिशिएंसी है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कॉज करती है, लेकिन B9 और B12 डेफिशिएंसी के मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में फ़र्क ये है कि जो B9 वाला मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा उस पेशेंट को ब्लड पिक्चर इन दोनों की सेम होगी, लेकिन ऐसे पेशेंट को कोई भी न्यूरल इश्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जबकि जो B12 डेफिशिएंसी वाला पेशेंट होगा उसकी ब्लड पिक्चर भी ऐसी ही होगी, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि इधर उसको B9 डेफिशिएंसी है या B12 डेफिशिएंसी है। B12 डेफिशिएंसी वाले पेशेंट को न्यूरल इश्यूज होंगे, लाइक उसको झटके लगेंगे, उसके न्यूरोनल प्रॉब्लम्स होंगे, वो अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर सकेगा, उसके जो हाथ पाँव हैं वो सुन रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा जितने भी साइकेट्रिक टाइप इश्यूज हैं वो शो करेगा, ठीक है। जबकि B9 डेफिशिएंसी के पेशेंट को झटके लगना या वो एपिलेप्सी या इस तरह का कोई भी न्यूरोनल इशू नहीं होगा।